है। इवन हमारे बंगालीज में जो सर्विंग का तरीका भी है, किस साइड में नमक देना है, किस साइड नींबू का टुकड़ा देना है, दाल और लिक्विड जो सब्जियां हैं वो किस साइड रहेगी, सूखी सब्जियां कहाँ रहेंगी, ये भी एक पूरा तरीका है उनका। आप सर्व करोगे, अगर देखने में अच्छा लगेगा ना तो भूख इंक्रीज होगी, टेस्ट इंक्रीज होगा। हाँ जी। और अगर उसको जैसे तैसे दे दोगे तो उसको देख के ही आधी भूख मर जाएगी। हाँ। तो वो चीज़ दिमाग में कहीं चलती थी कि नहीं, जब भी देंगे तो सर्व करना। कुछ और कर लेना था, लेकिन फिर वो माइंडसेट जो आता है कि नहीं आप जो कर रहे हो वही बेटर है। क्योंकि किसी भी काम में मैं ये समझता हूँ कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। जी, बिल्कुल। अगर आप बीच में उसको छोड़ दोगे तो फिर वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए समय चाहिए, और समय हम लोग थे, हमारे पास समय बहुत है। हालांकि अब ज़माना बदल गया है, अब पहले प्यार होता है शादी बाद में होती है। हमारे ज़माने में शादियाँ पहले होती थी, प्यार बाद में होता था। नमस्कार, जोगी टेल्स में आपका स्वागत है। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा हम किस जगह पे बैठे हैं। ये एक कैफ़े है और पीछे सड़क है, गाड़ियाँ आ जा रही है, और हमारे साथ दो बेहद खूबसूरत व्यक्तित्व के धनी इंसान बैठे हुए हैं, जिन्हें देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ। और एक खूबसूरत कपल हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मैं बेहद प्रभावित हुआ। और अब ये शुरुआत हम करते हैं इस इंटरव्यू की, जो मेरे लिए बेहद खास होने वाला है। तो सबसे पहले अंकल आंटी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जोगी टेल्स का शुक्रिया ये इंटरव्यू के लिए। और मेरी लाइफ का ये पहला इंटरव्यू है, ओह, पॉसिबली हम दोनों का ये पहला इंटरव्यू है। अच्छा। सो वी आर ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड। तो सबसे पहले तो शुरू करते हैं, आप दोनों के बारे में हम जानते हैं। आप दोनों का नाम क्या है और किस तरह से ये कैफ़े जिसकी शुरुआत आपने की है, हाँ जी, उसके सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए हमको सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं तो फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में था, तो मैंने 22 में रिटायरमेंट लिया। लेने के बाद में फूड में थोड़ा इंटरेस्ट था ही मेरा, तो सोच ही रहा था फूड का करने का। और इनसे भी मैंने मदद मांगी, ये भी राजी हो गई करने के लिए साथ में। हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया है 23 जनवरी, और तब से लेकर के अब तक हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इंटरेस्ट की है, चूँकि हम लोग जिस एज में हैं, हम ये चाहते हैं कि, क्योंकि बेसिकली जो हमारे कस्टमर हैं वो यंगर जनरेशन है, तो उनसे ये होता है कि जो उनकी क्या थॉट प्रोसेस है वो भी समझने का मौका मिलता है। और इवेंचुअली क्या होता है कि आप खुद भी आप वो एनर्जी फील करते हो, तो उस हिसाब से क्या है कि आप भी मतलब यंगर बने रहने की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो ये कैफ़े के बारे में क्यों आपने सोचा, फूड बिजनेस के बारे में? कि आप फार्मा से हैं। जी जी जी। फार्मा से ये बिल्कुल हट के है, मतलब। और मैंने आपके नॉलेज के बारे में भी जिस तरह की चीज़ें यहाँ देखी, जी जी। आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है। जी हाँ। इवन ये माइक में किस तरह की चीज़ें हैं, क्या पिच होना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी आपको है, मतलब हाँ जी, सारे फील्ड का। बिल्कुल बिल्कुल। ये इंटरेस्ट की बात है। बेसिकली मैं आपको बताऊँ, मैं एक्चुअली 2015 में यहाँ बिलासपुर आया। तो मैं जॉब में था यहाँ पे, और मुझे फूड का कुछ भी नहीं मालूम था। जी। तो 3 साल मैं स्ट्रगल किया, ये नहीं आ पाई थी क्योंकि बेटी उस समय पढ़ रही थी, तो वो यहाँ पे थी रीवा में। तो 3 साल में मैंने इनसे पूछ के थोड़ा बहुत खाना बनाना सीखना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अब वो इंटरेस्ट आने के बाद में फिर धीरे धीरे मुझे लगा, क्योंकि जॉब छोड़ने के बाद में, क्योंकि मेरा बेसिकली वो जो जॉब था वो टूरिंग जॉब था, अच्छा। तो मैं चाहता था कि एक ऐसा बिज़नेस करूं जिसमें मुझे मतलब टूर नहीं करना पड़े, बैठने का मौका मिले, और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिले। आप जितने लोगों से, बेसिकली था भी मैं उसी प्रोफेशन में, क्योंकि मैं सबसे मिलता रहता था। हाँ। अब मुझे यहाँ बैठ के काफ़ी सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये भी एक वजह है। और इंटरेस्ट तो था ही फूड में, इस वजह से इस प्रोफेशन में आया। दोस्तों, इस कैफ़े की आपको एक ख़ास बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई वर्कर नहीं है। तो ये कैसे आपने सोचा? क्योंकि आप जिस एज में हैं, जी। मतलब ऐसा हो गया है कि मस्त बैठो आराम से और कैफ़े चलाओ। ये रिटायरमेंट प्लान रहता है लोगों का, बिल्कुल कि बिल्कुल। मस्त आराम करें। जी। लेकिन आप खुद सर्व कर रहे हैं, खुद चीज़ें मतलब कर रहे हैं, ये कैसे, मतलब? बेसिकली बात यही है कि इसका जो कैफ़े खोलने का जो मोटो ही यही था कि फिज़िकल फिटनेस रखना है जी। इस एज पे। तो उसके लिए आप वर्कर रहोगे तो आप बैठे रहोगे सीट पे, तो वो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हमारा मोटो यही है कि हम खुद करते रहें। तो उससे 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आप क्या है कि हाइजीन पूरा मेंटेन करते हो, आप किचन में खुद काम कर रहे हैं, आप हमारा किचन में देख सकते हैं, तो हम लोग पूरा हाइजीन मेंटेन करते हैं उसका। और इसके अलावा क्या होता है कि जो फूड का जो टेस्ट है वो एक जैसा रहता है, क्योंकि नॉर्मली आप अगर किसी कुक को रखोगे आप,
तो वो ज़्यादा दिन टिकते नहीं, चेंज होते रहते हैं। खुद बनाने से ये है कि आपका जो फूड की क्वालिटी है वो एक जैसा रहेगी। तो हमारा जो क्या कहें, जो SOP है वो यही है कि हम खुद प्रिपेयर करते हैं और उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करते हैं। कस्टमर से रिव्यू लेते हैं, उनके जो इनपुट्स होते हैं हम उसको भी उसमें अपने इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आंटी आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है और किस तरह की चीज़ें आपने फील की इतने दिनों में? इनिशियली जब स्टार्ट किए थे, क्योंकि एक मतलब ऐसे वर्कर थे जो कि आउटडोर ही इनको रहना, मतलब आउट स्टेशन ही ज़्यादा रहते थे, तो मुझे बहुत डर था कि ये यहाँ बैठ के कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो मैं लास्ट मोमेंट तक इनसे पूछती रही, आप कर पाएंगे ना? तो बोले कि हाँ मैं अब तो स्टार्ट कर दिया हूँ तो करना पड़ेगा। और रही बात फूड की, तो लेडीज़ तो वैसे भी फूड्स के साथ रहती ही हैं, और मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन भी होम साइंस में था। अच्छा। तो उसके चलते भी था, और बंगालीज वैसे भी फूडीज़ होते हैं, और खाने पीना, खाना बनाना और खिलाना सब कुछ रहता है। फिर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो अच्छा लगा। पहले थोड़ा डर लगता था, जानते हुए भी चीज़ों को लगता था कि पता नहीं ये परफेक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन जब कस्टमर्स बच्चे आके उसकी तारीफ़ करते थे तो बहुत अच्छा लगता था, लगता है अभी भी। उनकी रिव्यूज़ लेते रहते हैं, उनको क्या चाहिए, क्या और चीज़ हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, वो चीज़ें उनसे पूछ के हम लोग ट्राई करते रहे, और चलता रहा काम। क्योंकि घर में खाना बनाना और एक होटल का खाना बनाना दो डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं। तो टेस्ट को किस तरीके से होमली भी रहे और रेस्टोरेंट का स्वाद भी बना रहे, उस चीज़ को मैचअप हम लोग कस्टमर्स के रिव्यू लेते हुए करते रहे हैं। एक सबसे ख़ास बात जो आपने मुझसे कही कुछ देर पहले, मैं जब ऑर्डर किया तो मैं कंफ्यूज था दो चीज़ों में। तो आपने प्रेजेंटेशन पे बात कही, जैसे घर में खाना बनाना और यहाँ पे, तो प्रेजेंटेशन का खेल सबसे बड़ा हो जाता है। और जिस तरह से प्रेजेंटेशन था, मतलब वो इतना अट्रैक्टिव लग रहा था, वो ड्रिंक जो अंकल ने प्रिपेयर किया था, तो प्रेजेंटेशन एक बहुत ख़ास हो जाती है। तो आप दोनों को डिटेलिंग इतनी है कि ऐसा लग रहा था कि ये बहुत पुराने मतलब फूड जॉइंट में काम करने वाले हैं। तो ये डिटेलिंग और सारी चीज़ें कैसे आपने मतलब ग्रैब की? वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। एक तो मेरा एजुकेशन रहा होम साइंस, उसमें फूड्स न्यूट्रिशन रहता था, तो मैं तो वहीं से सीखी हूँ। और फिर उसके बावजूद भी जो घर में हम लोग खाना बनाते थे, तो मैं अपनी सासू माँ को, मदर को तो मैं इग्नोर मारती थी क्योंकि मुझे फूड्स में इतना इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरी सासू माँ को मैं देखती थी, वो बहुत सुंदर ढंग से सजा के डेली खाना भी बहुत सजा के देती थी। तो मैं उनसे पूछती थी, मम्मी ऐसा क्यों, आप मतलब घर में हैं, कुछ ठीक है ले लेते हैं, खा लेते हैं। वो तो नहीं बेटा, आप सर्व करोगे, अगर देखने में अच्छा लगेगा ना तो भूख इंक्रीज होगी, टेस्ट इंक्रीज होगा। हाँ जी। और अगर उसको जैसे तैसे दे दोगे तो उसको देख के ही आधी भूख मर जाएगी। हाँ। तो वो चीज़ दिमाग में कहीं चलती थी कि नहीं, जब भी देंगे तो सर्व करना है। इवन हमारे बंगालीज में जो सर्विंग का तरीका भी है, किस साइड में नमक देना है, किस साइड नींबू का टुकड़ा देना है, दाल और लिक्विड जो सब्जियां हैं वो किस साइड रहेगी, सूखी सब्जियां कहाँ रहेंगी, ये भी पूरा तरीका है उनका। जैसे कि होटल्स में अपना टेबल का वो रहता है, वैसे ही बंगालीज में फूड जो है वो पूरा सजा के ही, आप कभी भी देखेंगे तो पूरा सजा के ही दिया जाता है। और वही चीज़ जो है जो मैंने उनसे सीखी, तो वो मैं यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। मैंने देखा है कि बंगालीज में प्लेटिंग को बहुत खास महत्व दिया जाता है कि किस तरह की प्लेटिंग होनी है और कौन सी चीज़ कहाँ पे रखा जाए, किस तरह की में थाली में सजाया जाए, इसका बेहद महत्व रखा जाता है। और बंगाली कुजीन है वो तो बहुत ऑथेंटिक है। भारत देश में अगर मिठाई की बात हो तो हम बंगाल को याद करते हैं कि अगर कोई मिठाई की दुकान खोल रहा है और बंगाल स्वीट्स लिख दे बस, तो लोग उमड़ जाएंगे कि भाई ये ऑथेंटिक है करके। तो आपके कैफ़े में स्वीट का ऐसा क्या है, मतलब ऐसे कुछ तो होगा नहीं जिस तरह से ऑथेंटिक रहता है, तो ये चीज़ खलती होगी कहीं कि हम क्या बंगाली डिश यहाँ पे प्रिपेयर कर पाते, इस तरह की कुछ चीज़ें? वो तो है, लेकिन उसको फिर सेटअप में लेने में बहुत दिक्कत जाएगी, क्योंकि बेसिकली रेस्टोरेंट जो है, एक चीज़ मैं आपको और डिस्क्लोज़ करूँगी कि हम लोग यहाँ उस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज हो जी। क्योंकि कई बार हम ज़्यादा बना लेते हैं और फिर उस हिसाब से काम नहीं चलता है, तो मैं उस चीज़ को भी मैनेज करती हूँ। इसीलिए जो स्वीट्स पोर्शन है वो हम लोग अभी तक उसमें उतरे नहीं हैं। हाँ। क्योंकि वो फिर थोड़े मात्रा में तो बनेगा नहीं। हाँ जी।
तो इसलिए हम उसको थोड़ा सबसाइड करके चलते हैं। हाँ, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला हमारी किटीज़ होती हैं, तो फिर उसके लिए प्रिपरेशंस हम लोग करते हैं। नहीं, मैं इनको इंटरप्ट करूँगा। बेसिकली जो हमने मॉडल चुना है हाँ इसको QSR मॉडल बोलते हैं, क्विक जी। सर्विंग रेस्टोरेंट बोलते हैं इसको। जी तो उसमें हम 10 मिनट्स में, हमारे पास जो भी मेनू है उनको 10 मिनट्स में सर्व करते हैं। तो इसमें हम अपने मेनू में वही ऐड करते हैं जो हम 10 मिनट्स में सर्व कर सकें। तो बेसिकली जो जितने भी आप मेनू हम देखेंगे आप हमारा, तो उसी हिसाब से ये अभी तक हमने बनाया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम चाहते भी हैं पर वो ऐड नहीं कर पाते हैं क्योंकि QSR में फिर नहीं आएगा। हाँ जी। इट इज़ नॉट लाइक रेस्टोरेंट जैसा होता है या फूड रेस्टोरेंट, वो नहीं है। इसमें ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ही है। तो उस हिसाब से मेनू सेट किया और इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हम भी सीख रहे हैं क्योंकि हम कोई बिज़नेस फैमिली से आते भी नहीं हैं। बेसिकली हम लोग सब सर्विस वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और धीरे धीरे हम उसको इम्प्रोवाइज़ करते जा रहे हैं। सबसे अहम जो चीज़ें होती है ऑपरेशन, जी जो चीज़ें आपने कभी की नहीं है, जी। आपका फील्ड वाला काम था, बिल्कुल। सारी चीज़ें अलग थी, और खासकर फूड बिजनेस। और जैसे कि आंटी ने बताया कि थीम डेकोरेशन का भी ध्यान वो रखती है, जी हाँ। और किटी पार्टीज में वो थीम खुद से डेकोरेट करती हाँ है। जी, हाँ जी। तो इन सब चीज़ों में मतलब कि एक कुछ तो चैलेंजेस आए होंगे पहले से जब शुरुआत हुई बिल्कुल। तब से अब तक में, तो बिल्कुल। कुछ चैलेंजेस मतलब कुछ शेयर कीजिए, क्या जर्नी रही। और मतलब एक मोमेंट ऐसा भी आता है कि ऐसा लगता है कि यार छोड़ यार ये सब चीज़ें, वो लाइफ ही अच्छी थी। तो ऐसा कुछ हुआ या क्या हुआ मतलब? हाँ, चैलेंजेस तो बिल्कुल आए क्योंकि बिज़नेस का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन ये कहते हैं ना कि अगर आप जहाँ चाह वहाँ रहा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें ढूंढते हो फिर। तो आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में ये बहुत ही इजी हो गया है। आप यूट्यूब में जाओ तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी चीज़, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें बहुत काम आती हैं। हम लोग खाली टाइम पे वो सब देखते रहते हैं कि क्या ऐड कर सकते हैं, उसको किस तरह से और हैपनिंग बना सकते हैं। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें आती जा रही हैं। अब तो करीब करीब 2-2.5 साल हो गया। 2-2.5 सालों में कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया है कि इतने सालों से हम लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं, 2 साल से। तो हाँ, बीच बीच में कभी कभी जब बिज़नेस नहीं आता तो ऐसा लगता है कि कुछ और कर लेना था, लेकिन फिर वो माइंडसेट जो आता है कि नहीं, आप जो कर रहे हो वही बेटर है। क्योंकि किसी भी काम में मैं ये समझता हूँ कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हाँ है। जी बिल्कुल। अगर आप बीच में उसको छोड़ दोगे तो फिर वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ के लिए समय चाहिए, और समय हम लोग, हमारे पास समय बहुत है। इसके अलावा करने को कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। ये करते रहते हैं यहाँ। नहीं, इसके अलावा मैं कहूँगी कि मेरे कस्टमर्स, हमारे जो कस्टमर्स भी हैं, जो हाँ। रेगुलर कस्टमर्स हैं, बहुत बहुत कोऑपरेटिंग हाँ, हैं, और इनकरेज बहुत करते हैं हम एनकरेज लोग। भी बहुत करते हैं। कई बार लगता है कि हम शायद ना करें, छोड़ दें, लेकिन फिर उन लोगों को देख के, उन लोगों का आके एक आंटी अंकल बोलना ही हम लोगों के लिए इतना एनर्जी दे देता है हाँ। कि हम लोग पे कहते हैं नहीं यार चलता है, चलो करेंगे, हो जाएगा जब तक में निपटेंगे। मतलब ऐसा कुछ तो नहीं है कि हम लोगों को बहुत जल्दी कुछ है, आराम से भी हो जाएगा। तो इसलिए उस तरीके से फिर उसको निभाते हैं हम लोग। और जैसा आपने अभी पूछा था कि आप दोनों ही करते हैं पहले, लेकिन जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो ये बिज़नेस मॉडल नहीं था। हाँ पहले हम लोगों ने वर्कर रखा था, लेकिन वर्कर रहने से फिर वो बार बार जाते रहे, छोड़ते रहते थे। तो फिर बाद में डिसाइड किया हम लोग खुद करते हैं। तो ये जो मॉडल है ना, ये हमारा अब क्या है कि ये हमारा एक्चुअली आप देखो तो यही हमारा अब यूनिक पॉइंट बन गया है, क्योंकि हम खुद करते हैं। तो लोग इसको बहुत इनकरेज भी करते हैं। लोग बोलते हैं आप लोग कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ बनता गया। तो हम लोग इसी पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ग्रेजुअली इसी पे कंसोलिडेट करेंगे, हम खुद ही करेंगे, और जितना कर पाएंगे हम खुद ही करेंगे। तो आप अगर चाहते हो तो पॉसिबल हो जाता है। और अभी तक की जर्नी बहुत अच्छी रही। आगे आगे ऊपर वाले की मर्जी, बट वी आर गोइंग गुड। रूटीन कैसा है, मतलब सुबह से शाम तक का रूटीन क्या चलता है? रात तक आप अभी 9 साढ़े 9 बज रहे हैं, हाँ जी। अभी भी आप यहाँ पे बैठे हुए हैं उसी एनर्जी के साथ जिस एनर्जी से आप आए थे। जी, जी। तो रूटीन के बारे में थोड़ा बताइए, किस तरह की चीज़ें चल रही हैं अभी? हाँ जी, रूटीन अगर आप देखें तो हमारा कैफ़े जो ओपन होता है वो 11 बजे, सुबह 11 बजे ओपन होता है। 11 से लेकर के 2-2:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और अभी इस एरिया पे एक्चुअली यहाँ बहुत एक्चुअली थोड़ा ऑफ रोड है, तो उतना बिज़नेस नहीं है। और तो उस वजह से क्या होता है कि दोपहर में कस्टमर नहीं रहते नॉर्मली यहाँ पे। तो हम लोग पहले इसको पूरा 8-10 घंटे के लिए ओपन करते थे। सुबह 11 बजे ओपन होता था, रात को 10 साढ़े 10 बजे जाते थे। तो इतने सालों में हमने देखा कि दोपहर में कस्टमर नहीं रहते, तो हमने उस टाइम को थोड़ा अपने रेस्ट के लिए यूटिलाइज़ कर लिया कि हम जब शाम को आएँ तो हम भी वैसे ही फ्रेश रहें, बिल्कुल। उसी एनर्जी से हम काम कर पाएँ।
तो शाम को हम फिर यहाँ 5 साढ़े 5 बजे आते हैं, उसके बाद 10 साढ़े 10 11 जितने बजे तक कस्टमर रहे हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मैंने 10 तो मिनिमम है। 10 तो मिनिमम ही है। उसके ऊपर फिर जब कस्टमर रहते हैं तो फिर रुकना भी पड़ता है। कई बार तो ऐसा है रात को 12 बजे भी गए हैं। हाँ, अरे हाँ, वो भी हो जाता है। घर के बारे में बताइए थोड़ा, घर में कौन कौन है और घर की जिम्मेदारियां किस तरह से हैं? अभी हाल फिलहाल घर में तो हम 2 ही जने हैं, हाँ। तो जिम्मेदारी भी एक दूसरे की है। और हम लोगों का एक ये चीज़ है कि एक दूसरे की मदद करके ही चलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई काम सिर्फ मुझे ही करना है तो मैं ही करूँगी और इनको नहीं करना है, ऐसा नहीं है। जब देखते हैं कि किसी काम में मैं बिज़ी हूँ और दूसरे काम को नहीं ले पा रही हूँ तो वो उस काम को, अगर ये फ्री हैं तो उस काम को कर लेते हैं। एक हमारी बिटिया भी है एक्चुअली। हाँ, वो रहती है, वो वहाँ पे रहती है, वो वाइजैक में पढ़ रही है वो। ओके। वो इंजीनियरिंग कर रही है। हाँ। तो वो जब आती है तो फिर उसके साथ का काम अलग हो जाता है, टाइम स्पेंड करना पड़ता है थोड़ा टाइम। तो हो सकता है कि उस दिन कुछ एक आध दिन मुझे इवनिंग आवर्स में भी उसको टाइम देना पड़ता तो मैं नहीं आती हूँ, लेकिन उसका भी मन होता है तो फिर वो चली आती है, आके करती है। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो आपने सपोर्ट सिस्टम की बात की अभी, कि आप दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें समझते हैं बिल्कुल। और अप्लाई करते हैं सारी चीज़ों को, जी हाँ। तो ये थोड़ा इससे हट के सवाल है कि आप दोनों की मैरिज कैसी थी? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? इसका जवाब आप देंगी कि मैं दूँ? आप भी दीजिए। देखिए, आप जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस ज़माने में लव मैरिजेस बहुत कम होते थे, तो हमारी अरेंज मैरिज ही है। अच्छा। और उस ज़माने में अरेंज मैरिज करने के लिए बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि मैं शायद दूसरे ट्रैक में जा रहा हूँ, लेकिन आपने एक ऐसा सवाल पूछ दिया है कि वो अंदर की बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। बिल्कुल बाहर लाइए आज। तो वो पेपर के थ्रू हुआ था। तो इनका मायका जो है अजमेर में है। अच्छा। और मैं उस समय रीवा में रहता था। तो पेपर के थ्रू से उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ और फिर हम लोग गए देखने के लिए। इस तरह से अरेंज मैरिज हुई। हालांकि अब ज़माना बदल गया है। अब पहले प्यार होता है, शादी बाद में होती है। हमारे ज़माने में शादियाँ पहले होती थी, प्यार बाद में होता था। और शायद इसलिए ज़्यादा चल रहा है। हमारी शादी को भी करीब 30 साल हो गए। क्यों? हाँ, करीब ऑलमोस्ट 96, 29 कंप्लीटेड, 30th रनिंग। और आजकल तो ज़माना ऐसे हो गया कि 30 साल में वो लोग 30 ज़िंदगी जी लेते हैं और 30 तरह की चीज़ें हो जाती है। हाँ। तो आप लोग का जो दौर कैसा था और अभी के दौर आप देख रहे होंगे, आपको तो अनुभव हो रहा होगा किस तरह की चीज़ें चल रही है। जी हाँ। तो आज के ज़माने में जो लाइफ है ना, वो बहुत फास्ट लाइफ है। हमारे ज़माने में लोग बहुत सटल हुआ करते थे और बहुत कमिटेड होते थे एक दूसरे के लिए। तो जो कमिटमेंट है, क्योंकि जो फैमिली लाइफ है या हस्बैंड वाइफ की लाइफ है, उसमें टकराव होता ही रहता है। लेकिन आप उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं, हम हैंडल करते हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए एक पेशेंस की ज़रूरत होती है। शायद वो आज के बच्चों में कम है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक लाइफ का एस्पेक्ट है। शायद धीरे धीरे वो भी सीख जाएंगे कैसे हैंडल करना। इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन मैं करना चाहूँगी कि पहले के समय में लोग परिवार को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हाँ। आजकल परिवार को उतना महत्व नहीं मिलता। आजकल लड़का क्या कमाता है, लड़की क्या करती है, बहुत सेंट्रलाइज माइंड हो गया है लोगों का अपने प्रति। दूसरे के लिए जब तक हम आप करना नहीं चाहेंगे, तब जब तक आपका डिवोशन नहीं होगा, जब तक आपका कुछ देने का मकसद नहीं होगा, आप पाने का मकसद भी नहीं कर सकते। इसी वजह से जब आप दूसरे को दे ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने हस्बैंड को ही नहीं दे पा रहे हैं, आप यही चीज़ फैमिली में रह के सीखी जा सकती है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल, Nuclear मुझे भी families में बिल्कुल, मैं भी वही मुश्किल बात कर रहा होता था। है। पहले जो फैमिलीज़ होती थी, जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। धीरे धीरे आप देखेंगे अभी आज के ज़माने में बिल्कुल न्यूक्लियस फैमिली होती जा रही है, हस्बैंड वाइफ और बच्चा। तो बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो संस्कार हैं, वो शायद उनको नहीं मिल पाता कि जॉइंट फैमिली को कैसे हैंडल करना चाहिए या कैसे रहना चाहिए। तो शायद एक वो कमी है, वो दूर की जा सकती है, सिखाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर हाँ कुछ परसेंटेज है, अभी भी ऐसा हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा लाइफ के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की लाइफ लर्निंग्स क्या थी। मतलब एक कोई युवा जैसे आपके सामने बैठा है, मैं बैठा हूँ, तो मैं एक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे सामने दो अनुभव बैठे हुए हैं जो जीवन जी चुके हैं अपना बेहतरीन तरीके से और उसे और बेहतरी पे ला रहे हैं। तो कुछ लर्निंग्स बताइए। देखिए, लाइफ की लर्निंग मुझे तो जो समझ में आती है, सबसे पहले जो है ना, एक एज के साथ में
जो जनरेशन गैप है वो उसको दूर करना होता है, जो शायद यहाँ बैठ के मैं ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि आज के बच्चों को मैं इंटरेक्ट करके देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, तो समझ में आता है कि आप उनकी लाइफ को भी आप अगर जज करने की वजह से देखोगे, आप अपनी लर्निंग्स को उन पे इम्प्लीमेंट करोगे, तो शायद वो एक जो जनरेशन गैप है वो बना रहेगा। पहले का ज़माने में अलग होता था, आज का ज़माना अलग है, तो एक वो जो बैलेंस है वो एक बने रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे लगता है फैमिली में, वो है कम्युनिकेशन। अगर आपका बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन है, फैमिली में कम्युनिकेशन है, आप सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो बच्चे भी वो चीज़ समझते हैं, वो भी अपने जो फीलिंग्स है वो आपको आप करेंगे। लेकिन अगर आप उनको जज नहीं करोगे तो शायद एक बेहतर होगा, उससे एक रास्ता निकलेगा। इसके अलावा आप लोग जैसे कि घूमने फिरने का भी शौक होगा, कुछ तो हाँ जी, होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें कैसे आप फुलफिल कर पाते हैं? या जैसे मन हुआ कि यार आज वीकेंड है, हाँ, हाँ। तो वीकेंड में हम चले जाते हैं, हाँ। बट बिजनेस ओनर है आप लोग, हाँ। एक तरह से ये भी है, पहले आप जॉब में थे, तब वीकेंड या वीक ऑफ मिलता होगा तो लगता होगा यार अब तो एक छुट्टी का दिन है, जी, जी। लेकिन अभी कोई छुट्टी नहीं, क्योंकि आप ही मालिक हैं जी जी जी। और आप ही सब चीज़ करता करता धरता है। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जब एक बिज़नेस में हो तो निकलना थोड़ा मुश्किल तो हो ही जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ चाहे वहाँ रहा। जैसे होली के टाइम पे बिज़नेस रहता नहीं है यहाँ पे, बहुत कम हो जाता है, कस्टमर्स नहीं होते। 2-3 दिन मतलब तो बंद ही रहता है। हाँ, तो होली के समय हम लोग 2-3 दिन के लिए बंद कर लेते हैं, कहीं निकल जाते हैं, या फिर जैसे सैटरडे नाइट करके हम लोग फिर कहीं निकल गए। संडे हम लोग मॉर्निंग नहीं आते हैं यहाँ पे, शाम को आते हैं, तो एक थोड़ा अच्छा। वो टाइम मिल जाता है हम लोग। तो ये टाइम थोड़ा- मैनेजमेंट का बहुत हाँ, तगड़ा खेल चल रहा हाँ है। बिल्कुल, तो मैनेज करना ही मैनेज पड़ता है। करके चलते हैं। मैनेज करना ही पड़ता है आपको। लाइफ देखिए, लाइफ ही ऐसा है कि आपको हर चीज़ें मैनेज करनी ही पड़ती है। सारी चीज़ें जो हैं वो जैसा आप सोचो वैसा होता नहीं है, मैनेज करना ही पड़ता है, और वो मैनेजिंग स्किल है वो आपको आना चाहिए तो हो जाता है। अब एक थोड़ा सा मैं अनुभव जानना चाहता हूँ आज के इंटरव्यू का, क्योंकि ये आपका पहला इंटरव्यू है। जी, जी। और इंटरेक्ट करके मुझे बड़ा मज़ा आया, जी। और मतलब ये प्लान ही नहीं था, अनप्लान इंटरव्यू हो गया, बातचीत हो गई, और ये एक डॉक्यूमेंटेशन हो गया लाइफ के लिए कि मैं आप दोनों से इंटरेक्ट कर पाया, इतनी सारी चीज़ें इंटरव्यू के माध्यम से सीख पाया। तो जी। थोड़ा सा दर्शकों के लिए कि कुछ की क्या अनुभव था वो थोड़ा सा बस बता दीजिए, आप दोनों कैसा रहा? बिल्कुल, मैं जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम दोनों की लाइफ का ये पहला इंटरव्यू है, तो उसकी थोड़ी एंग्जाइटी होती है, लेकिन आपने हम लोगों को बहुत कंफर्टेबल किया, क्योंकि पहले से भी थोड़ा बातचीत हो गई थी, और आपका जो बातचीत करने का तरीका है उससे भी हम लोग बहुत कंफर्टेबल हो गए। तो जैसे एक आपसी बातचीत होती है, वैसे इंटरव्यू जैसा हम लगा नहीं, वैसा वो कोई एंग्जाइटी नहीं बिल्कुल, आई, बिल्कुल। तो कंफर्टेबली हम भी एक्सप्रेस कर पाए आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं। बिल्कुल बहुत मज़ा आया। मैं तो बहुत ये मज़ा बोलूँगी। आया, बिल्कुल। तो दोस्तों बने रहिए जोगी टेल्स के साथ, और ऐसे अद्भुत व्यक्तित्वों के साथ हम चीज़ें करते रहेंगे, कहानियाँ कहते रहेंगे, किस्से कहते रहेंगे, और ऐसी तरह तरह की कहानियाँ, किस्से आप तक पहुँचाते रहेंगे। जोगी टेल्स के साथ बने रहिए, किस्से कहानियाँ पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, कविताओं को जीते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया।